ओडिशा भारत का एक ऐसा राज्य जिसकी कहानी सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा इतिहास है जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों का भविष्य तय किया और दुनिया के एक बहुत बड़े धर्म को फैलने की एक नई दिशा दी। तो चलिए आज ओडिशा के इसी जबरदस्त सफर को और करीब से समझते हैं। पर ये पूरी कहानी पता एक सवाल से शुरू होती है। क्या कोई एक जंग इतनी भयानक हो सकती है कि वो एक ताकतवर सम्राट का दिल पूरी तरह से बदल दे और इतिहास का रुख ही मोड़ दे? इसका जवाब हमें मिलेगा इतिहास के पन्नों में, जब ओडिशा को कलिंग के नाम से जाना जाता था। और ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं, बल्कि अपने जमाने की एक सुपर पावर था। उस जमाने में कलिंग के लोग मानो समुद्र पर राज करते थे। उनके जहाज सिर्फ मसाले और रेशम नहीं, बल्कि सोच और संस्कृति को भी लेकर दूर दूर दक्षिण पूर्व एशिया के जावा, सुमात्रा और बाली तक पहुंचते थे। और इस तरक्की के पीछे थे राजा खारवेल जैसे महान शासक, जिन्होंने कलिंग को व्यापार और कल्चर का एक बड़ा सेंटर बना दिया था। कलिंग की यही खुशहाली और आज़ादी मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक को पसंद नहीं आ रही थी। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल था 661 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक की बहुत बड़ी सेना ने कलिंग पर हमला कर दिया। ये लड़ाई भारत के इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। इस जंग में लाखों लोग मारे गए। युद्ध के मैदान पर इतनी तबाही देखकर सम्राट अशोक का दिल पूरी तरह से हिल गया। जीतने की जो उनकी जिद थी ना, वो पछतावे की आग में जलकर राख हो गई। उन्होंने हमेशा के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपनाकर धम्म अशोक बन गए। सोचिए, ये कलिंग की धरती का ही असर था। एक ऐसा बदलाव जिसने बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाने की नींव रखी। कहते हैं ना, राख से ही फीनिक्स पंछी दोबारा जन्म लेता है। कलिंग युद्ध की उस तबाही के बाद ओडिशा की जमीन ने खुद को फिर से खड़ा किया और कला और आर्किटेक्चर के एक ऐसे सुनहरे दौर को जन्म दिया जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। ये दिखाता है कि इस जगह में जीने की कितनी जबरदस्त इच्छा थी। इस दौर में गंगा और सूर्य जैसे ताकतवर राजवंशों ने यहाँ राज किया। उन्होंने सिर्फ बड़े बड़े साम्राज्य ही नहीं बनाए, बल्कि कला के ऐसे नायाब नमूने खड़े किए जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। पुरी का जो ये मशहूर जगन्नाथ मंदिर है, इसे आखिर बनवाया किसने था? तो इसका क्रेडिट जाता है गंगा राजवंश के महान राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव को। उन्होंने ही 12वीं सदी में इस विशाल मंदिर की नींव रखी थी। और अब बात करते हैं एक और आर्किटेक्चरल चमत्कार की, कोणार्क के सूर्य मंदिर की। इसे बनवाने का सपना किस शासक ने देखा था? ये कमाल किया था पूर्वी गंगा राजवंश के ही राजा नरसिंह देव प्रथम ने। उनकी सोच ने पत्थर पर मानो एक ऐसी कविता लिख दी जो आज तक समय को टक्कर दे रही है। लेकिन देखिए, इतिहास का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। मंदिरों के इस सुनहरे दौर के बाद ओडिशा के लिए एक बहुत लंबा और मुश्किल वक्त शुरू हुआ, विदेशी शासन का दौर। एक के बाद एक कई सदियों तक ओडिशा पर बाहरी ताकतों का कब्जा रहा। पहले अफगान और मुगल आए, फिर मराठा और आखिर में 1803 में अंग्रेजों ने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। पर गुलामी की जंजीरें ओडिशा की आत्मा को नहीं बांध सकी। इस लंबे मुश्किल दौर में भी आजादी की आग हमेशा जलती रही। वीर सुरेंद्र साई जैसे न जाने कितने ही हीरो अपनी जमीन के लिए लड़ते रहे। ये इस बात का सबूत है कि विरोध की वो चिंगारी कभी बुझी नहीं। तो ये जो लंबा संघर्ष था ना, इसी का नतीजा एक नई सुबह लेकर आया। ये उदय था एक आधुनिक राज्य का, एक नई ओडिया पहचान का। और इस नई सुबह का सबसे जरूरी साल था 1936। ये तारीख ओडिशा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। 1 अप्रैल 1936। इसी दिन ओडिशा भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य बना। मतलब ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, बल्कि एक भाषा और उसकी संस्कृति को मिला एक ऐतिहासिक सम्मान था, एक बहुत बड़ी जीत थी। और आज भी ओडिशा का वो शानदार इतिहास उसकी जिंदा दिल परंपराओं में सांस लेता है। चाहे वो पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा हो, कोणार्क मंदिर का नायाब आर्किटेक्चर हो, या फिर यहाँ की अपनी एक खास सांस्कृतिक पहचान हो, हर चीज सदियों पुरानी कहानी सुनाती है। तो एक युद्ध जिसने एक राजा को संत बना दिया,
पत्थर में तराशी गई कविताएं जो आज भी गुनगुना रही हैं, और एक भाषा जिसने एक पूरे राज्य को जन्म दे दिया। ओडिशा की कहानी सिर्फ बीती हुई बात नहीं है, यह हमें सिखाती है कि मुश्किलों से लड़कर कैसे खड़ा हुआ जाता है, अपने कल्चर पर कैसे गर्व किया जाता है और अपनी पहचान को हर हाल में कैसे जिंदा रखा जाता है।